यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये पार्ट बी जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है। एक मैंने वीडियो पहले बनाई थी, वो मैंने आपको हाफ लेसन का जो वीडियो थी वो सेंड की थी। अब ये पेज नंबर 6 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसका पॉइंट नंबर 3, स्वतंत्रता के समय भारत का संरचनात्मक ढांचा या मुख्य आर्थिक क्रियाएं। सब जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो भारत का जो संरचनात्मक ढांचा था, स्ट्रक्चर कैसा था, पैटर्न कैसा था, ये उसके बारे में है। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि जो खेती बाड़ी थी उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ था तो खेती का क्या स्ट्रक्चर था। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्वतंत्रता के समय भारत के कुल कृषि क्षेत्र का उत्पादन उसकी मांग की तुलना में काफ़ी कम था। 1947 में भारत में के केवल 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती थी। इस पर 527 लाख टन खाद्य मतलब खाने पीने का सामान का उत्पादन किया गया। इसमें गेहूं का उत्पादन 64 लाख मतलब काफ़ी कम था। जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंगली जो उत्पादन था काफ़ी कम था। पिछड़ी हुई कृषि, पिछड़ी हुई का मतलब क्या है कि जो कृषियों की निर्धनता, एक तो किसान जो थे वो गरीब थे, एक जमींदारी प्रथा थी और सरकार की कृषि के विकास में रुचि न होने के कारण, 3 कारणों के कारण जो भारतीय खेती बाड़ी थी वो पिछड़ेपन पे थी। अच्छी किस्म के बीज नहीं थे, अच्छी खाद, जो खेती बाड़ी के लिए यंत्र चाहिए वो नहीं थे, सिंचाई व्यवस्था का अभाव था, मतलब सिंचाई की जो सुविधाएं थी वो बहुत कम थी। कृषि के पुराने जो खेती बाड़ी की जाती थी वो पुराने ढंगों के कारण से की जाती थी। इसी कारण जो कृषि क्षेत्र में अगर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उसकी वजह से ही जो उत्पादन था वो बहुत कम होता था। थर्ड है कृषि आगतों का कम प्रयोग, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। स्वतंत्रता के समय भारत में कृषि आगतों जैसी अच्छी किस्म के बीज, वही आ गया इसमें, सिंचाई, खाद, उत्पादन की आधुनिक तकनीकों, साख आदि। साख का मतलब ये है कि उनको जैसे लोन वगैरह बहुत नहीं मिलता था, बहुत कम होता था, का प्रयोग किया जाता था। इसका कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा था। फोर्थ, कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। इसका अभिप्राय ये है कि कृषि उत्पादन जीवन निर्वाह के स्थान पर बाजार में बिक्री के लिए किया जाने लगा। मतलब जो सामान वो जो उगाते थे उसको बाजार में बेचने के लिए दिया जाता था, ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए उसको यूज़ किया जाता था। लैंड टेन्योर सिस्टम, भू राजस्व प्रणालियाँ। भू राजस्व संबंधी 3 प्रणालियाँ थी, एक जमींदारी, एक महलवाड़ी और एक रैयतवाड़ी। इन प्रथाओं के कारण सरकार और किसानों के बीच कई मध्यस्थ हो गए। जैसे किसान अपनी ज़मीन दूसरे काश्तकारों को दे देते थे तो काश्तकार आगे काम करवाते थे। इस तरह से जो मिडल मैन था वो ज़्यादा पैसे लेने लग गए और किसानों को जो असली में खेती करते थे उनको बहुत कम जो था फ़ायदा मिलता था। रूरल इनडेबिटनेस, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, मतलब कि ऋण का मतलब होता है कि जैसे ये कोई उधार लेना और उसी कर्जे में डूब जाना। किसानों पर लगान का भार बहुत बढ़ जाने के फलस्वरूप खेती की उत्पादकता कम होने के कारण खेतों का छोटे होने के कारण किसानों की ऋणग्रस्तता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। कि जो अगर वो किसी से उधार लेते थे तो वो उधार वो चुका नहीं पाते थे, क्योंकि उनके खेती जो करते थे, जो ज़मीन थी वो बहुत छोटी थी, बहुत थोड़ी थी। खेती जो काम करते थे उसमें उत्पादन कम था। इस वजह से भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार, देश में जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग मतलब छोटे टाइप के उद्योग जो थे वो काफ़ी मतलब पतन पर थे, कि काफ़ी मतलब उनका लॉस ही था, तथा रोजगार के दूसरे प्रकार के अन्य अवसरों के अभाव में खेती का पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। इसके फलस्वरूप जैसे किसी के पास खेती है, उसने आगे खेती करने के लिए दे दी, आगे आगे ज़मीन बढ़ती गई तो उसका जो खेती के टुकड़े थे वो छोटे होते गए। खेती का आकार कि जोतों का आकार छोटा और अनार्थिक हो गया है कि अगर बहुत छोटी ज़मीन पर भी अगर खेती बाड़ी करते हैं तो वो सही ढंग से खेती नहीं हो पाती, तो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। इसी तरह से स्वतंत्रता के समय जो भारतीय खेती बाड़ी बहुत पिछड़ी हुई थी। इसी तरह से जो उद्योग थे, जो इंडस्ट्री थी वो भी बहुत पिछड़ी हुई थी। उपभोक्ता उद्योगों का विकास, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। भारत में ब्रिटिश पूंजी की सहायता से कुछ उपभोक्ता उद्योग जैसे कपड़ा, जूट, चीनी, माचिस आदि के स्थापित किए गए, परंतु इन उद्योगों के
वाला लाभ और इसमें लगी पूंजी पर ब्याज ब्रिटेन को भेज दिया जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही इंडस्ट्री को डेवलप करती थी, और जो अब यहाँ से जो माल बनता था वो अपने देश में भेज देती थी ब्रिटेन में। इनका प्रयोग देश के औद्योगिक विकास के लिए नहीं किया जाता था। इससे फलस्वरूप जो उत्पादकता थी काफ़ी कम थी। निर्यात प्रेरित उद्योग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। स्वतंत्रता के समय देश में कई निर्यात प्रेरित उद्योग स्थापित हो चुके थे कि ब्रिटिश पूंजी की सहायता से अंग्रेज़ों ने देश में ऐसे उद्योगों, बागान और खानों के विकास के अधिक महत्व दिए, जिनका वो मतलब कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का विकास करते थे अगर देश में राज करते थे, जो चीज़ें वो यहाँ से इंडिया से बाहर भेज सकते थे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उन्होंने महत्व दिया। लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्री जैसे कि देश में धातु तथा भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, मशीनों आदि की स्थापना की कोई उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता के समय टाटा आयरन एंड स्टील मिल एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग था। इसका देश के जो था औद्योगिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, कि मतलब जो ये मेन इंडस्ट्री थी इनका विकास पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। अंग्रेज़ों ने भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रबंध एजेंसी प्रणाली को अपनाया था। स्वतंत्रता के समय तक ये प्रणाली प्रचलित थी कि मैनेज बस करना उसको, वो ये वाली प्रणाली थी जो कि देश के विकास में ध्यान नहीं देती थी। लैक ऑफ गवर्नमेंट पार्टोनेज। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय उद्योगों की स्थापना को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। टैरिफ नीति। अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की नीति अपनाई थी जिसके फलस्वरूप भारतीय उद्योगों को कम तथा ब्रिटिश उद्योगों को ज़्यादा लाभ हुआ। वो मतलब कि सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए जितना उनको चाहिए था उतना ही विकास करते थे, बाकी वो अपने ही जो उनकी अपनी इंडस्ट्री थी, उनकी नीति ही ऐसी थी कि अपने उद्योगों को ज़्यादा विकास करना। ब्रिटिश ऑफिसर्स। स्वतंत्रता के समय में भारत के में स्थापित उद्योगों में अंग्रेज़ ही ऊंचे पदों पर, जो अंग्रेज़ी थे वो ऊंची पोस्टों पे थे, और उनके जो तनख्वाहें थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को प्रबंध तकनीकी शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं की, कि जो इंडियंस थे उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। कुटीर तथा लघु उद्योग। अंग्रेजी शासनकाल से पहले भारत के कुटीर तथा लघु उद्योग अपने कलात्मक उत्पादनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था, कि जो आर्ट कला थी वो काफ़ी थी, पर अंग्रेज़ों ने जब किया तो ये जो सारे उद्योग थे ये सारे कम हो गए, क्योंकि उन्होंने ये उद्योग कई समस्याओं जैसे पुरानी तकनीक, उनको कुशल कारीगरों की कमी थी, पूंजी की कमी थी, कच्चे माल की कमी थी इस प्रकार की, और अगर सामान बनाते थे तो उसके बेचने के लिए भी कमी मतलब मुश्किल थी। तो इस तरह से जो था जो उद्योग था वो कम विकसित था। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसकी क्या विशेषताएं थी, कैसी थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, गतिहीन, मतलब कि उसकी कोई गति नहीं थी, बहुत धीरे, अगर थोड़ी बहुत अगर वृद्धि होती थी, अगर थोड़ा बहुत जो ग्रोथ था तो बहुत कम था, मतलब कि कोई उसका स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, जिसमें प्रति व्यक्ति आय की अगर बहुत कम मतलब रेट में बढ़ती है तथा प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है। दूसरा था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप ये बताओगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो था कि उन्होंने जो डेवलपमेंट पे कम ध्यान दिया था, सिर्फ उन्होंने अपने ही फ़ायदे के लिए इंडस्ट्री को या खेती बाड़ी को उतना ही इम्प्रूव किया था जो उनको अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर जो लोग थे वो गरीब थे, और लोगों को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था। रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़े का अभाव था। देश के जो अधिकतर लोग थे वो बेरोजगार थे। जनसंख्या की समस्या। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। देश की 82% जनसंख्या अशिक्षित थी। एक जनसंख्या ज़्यादा थी और दूसरा ऊपर से वो जो जनसंख्या थी वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जन सुविधाएं अधिकांश लोगों को उपलब्ध थी वे बहुत कम थी। वह जल और वायु की वजह से फैलने वाले संक्रमण की कोई ना कोई भी जैसे बीमारी का प्रकोप होता था,
जनहानि होना एक आम बात थी कि मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। इस तरह से जो इकोनॉमी थी काफ़ी पिछड़ी हुई कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान की जो इंडिया था वो एक एग्रीकल्चर कंट्री था। जो 72% श्रम शक्ति कृषि में लगी हुई थी। तो उसमें जो राष्ट्रीय आय होती थी उस टाइम तो 50% जो उसका जो आती थी वो खेती बाड़ी से ही आती थी। परंतु जो खेती बाड़ी थी वो बहुत ही पिछड़ी हुई थी। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ही कम थी। उसके लिए भी यही था कि उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। जो किसान थे, पिछड़ी हुई कृषि थी। उसके कई कारण थे। जमींदारी प्रथा थी, भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार था, ज़्यादा खेती छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। ये सब रीज़न थे उसके लिए। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस स्वतंत्रता के समय औद्योगिक दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत ही पिछड़ी हुई थी। जो जैसे कुछ आधारभूत उद्योग जैसे उपभोक्ता उद्योग थे, जैसे सूती कपड़े, जूट वगैरह, ये इसको उन्होंने अब थोड़ा बहुत अपने किया था। तो जो उसमें कच्चा माल जो था और बना हुआ माल जो था वो विदेशों में जाता था। आर्थिक ऊपरी पूंजी का कम विकास। ऊपरी पूंजी से अभिप्राय उन उद्योगों से है जो दूसरे उद्योगों के विकास में सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे रेलवे, यातायात आदि, बिजली आदि का सामान, बैंकिंग को शामिल किया। स्वतंत्रता के समय भारत में इनका बहुत ही कम विकास हुआ था। 1948-49 में केवल 33,861 मील लंबी रेलवे लाइन थी। मतलब इन सारी चीज़ों का विकास बहुत कम था। पूंजी निर्माण की दर कम थी। भारत में पूंजी निर्माण की दर बहुत कम थी। उस समय पूंजी निर्माण की दर शुद्ध घरेलू उत्पाद की 6.8% थी। उस समय बचत की दर 7% थी। सीमित विदेशी व्यापार। स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जाता है। व्यापार परिमाण, वॉल्यूम कैसा था। स्वतंत्रता से पहले भारत का विदेशी व्यापार बहुत अधिक नहीं था। विदेशी व्यापार का स्वरूप का मतलब कि उसकी कैसी स्ट्रक्चर था, उसका कैसी कंपोजिशन थी। विदेशी व्यापार बहुत कम वस्तुओं से में होता था। भारत से कच्चा माल और कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। भारत के निर्यातों का मुख्य स्थान सूती वस्त्र, कपास, अनाज, जूट की वस्तुएं, चाय और तिलहन का था। इस अवधि में दूसरे देशों से अधिकतर उपभोग की तैयार वस्तुएं, मशीनें, रासायनिक पदार्थ तथा लोहे के इस्पात की वस्तुएं आयात की जाती थी। वो मतलब कि देश में मंगवाई जाती थी बाहर से। डायरेक्शन कैसी थी इसकी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अधिकतर व्यापार इंग्लैंड और राष्ट्रमंडल के देशों से साथ होता था। कुल निर्यात का जो मतलब कि यहाँ से बाहर जाता था सामान, उसमें 34% तथा कुल आयात का 31% जो था इंग्लैंड के साथ ज़्यादा था। ठीक है। इसी तरह से दूसरे जो थे बर्मा, कनाडा, श्रीलंका आदि से निर्यात व्यापार 21% और जो वहाँ से आता था सिर्फ 10% था। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था सरप्लस का व्यापार था स्वतंत्रता से पहले। ठीक है। इस अवधि में हमारे निर्यात आयातों से अधिक रहे। मतलब कि हम सामान ज़्यादा चीज़ों का भेजते थे और हम जो मंगवाते थे वो कम था। इन्फ्लेशन। स्वतंत्रता के समय भारत में कीमतों ने बढ़ने की प्रवृत्ति जारी थी। थोक कीमतों का सूचकांक की मतलब कि 125 था। तो जो इन्फ्लेशन थी उस टाइम में भारतीय अर्थव्यवस्था के, यद्यपि भारत एक निर्धन देश नहीं था, किंतु ब्रिटिश शासन का धन्यवाद करना चाहिए जिसने इसे निर्धन लोगों का देश बना दिया। अतएव स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक निर्धन अर्थव्यवस्था थी। ये कृषि क्षेत्र जो था अविकसित था, अत्यधिक श्रम से लदा हुआ, कम उत्पादकता स्तर वाला था। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। आप बेटा ओके, थैंक यू।